नमस्ते। आज हम एक काफी दिलचस्प अदालती मामले पे बात करेंगे। आर के गर्ग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1981। जी हाँ, ये केस महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की जो अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति है, उस पर गहराई से विचार हुआ था। बिल्कुल। और हमारे पास कोर्ट के दस्तावेज के कुछ खास हिस्से हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे ये विशेष वाहक बॉन्ड्स वाला कानून संविधान की कसौटी पर खरा उतरा या नहीं उतरा। सही कहा। और ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये उस समय की जो एक बड़ी आर्थिक समस्या थी, काला धन, उससे जुड़ी सरकारी कोशिशों की कहानी भी है। हाँ, और कैसे वो कोशिशें फिर समानता के अधिकार जैसे सवालों से टकराईं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कानूनी और आर्थिक गुत्थी सुलझाना। तो कहानी शुरू होती है आर के गर्ग से। उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। अच्छा, सीधे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, और चैलेंज किया विशेष वाहक बॉन्ड्स उन्मुक्ति व छूट अध्यादेश 1981 को। और बाद में जब संसद ने इसी को कानून बना दिया तो उस एक्ट को भी चैलेंज किया। यानी पहले प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस आया, फिर पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया। हाँ, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या था? चैलेंज क्यों किया गया? देखिए, सबसे बड़ी दलील थी आर्टिकल 14 का उल्लंघन, मतलब कानून के सामने बराबरी के हक का वायलेशन। बराबरी का हक कैसे? याचिकाकर्ता का कहना था कि ये कानून तो काला धन रखने वालों को फायदा पहुंचा रहा है, उनको टैक्स वगैरह से छूट मिल रही है। अच्छा। जबकि जो ईमानदार टैक्स पेयर है वो तो अपनी पूरी कमाई पर टैक्स दे रहा है। तो ये तो भेदभाव हुआ ना। बात तो सोचने वाली है कि एक ग्रुप जिसने शायद कानून तोड़ा है उसे रियायतें क्यों दी जा रही हैं। और एक सवाल ये भी था शायद कि क्या प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में इतनी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स पर असर डालने वाला ऑर्डिनेंस ला सके। सरकार का पक्ष था कि भाई देश में काले धन की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, वो तो थी। और ये इकोनॉमी के लिए खतरा है, तो इस छिपे हुए पैसे को बाहर निकालना जरूरी है ताकि वो देश के काम आ सके, किसी प्रोडक्टिव काम में लग सके। और इसीलिए ये विशेष वाहक बॉन्ड्स 1991 में लाए गए। बिल्कुल, ये 10,000 रुपए के बॉन्ड थे। प्रॉमिस था कि 10 साल बाद 12,000 मिलेंगे। पर असली चीज ब्याज नहीं थी। तो क्या था? असली चीज थी वो उन्मुक्ति व छूट, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस। मतलब जो इन बॉन्ड्स को खरीदेगा उसे कुछ कानूनी बचाव मिलेगा। कानूनी बचाव? हाँ। मतलब क्या उनसे पूछा नहीं जाएगा कि पैसा कहाँ से आया? हाँ, काफी हद तक यही। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स जैसे कानूनों के तहत उनसे इस पैसे के सोर्स के बारे में पूछताछ नहीं होगी। मकसद यही था कि लोग बिना डरे अपना अनडिक्लेयर्ड पैसा इसमें लगा दे। समझ गया। तो एक तरफ तो ये बराबरी वाला सवाल और दूसरी तरफ काले धन को निकालने की एक तरह की राष्ट्रीय जरूरत। कोर्ट ने कैसे देखा इस मामले को? कोर्ट ने एक्ट की धाराओं को, खासकर सेक्शन 3, 4 और 9 को बहुत बारीकी से परखा। कोर्ट ने माना कि हाँ, आर्टिकल 14 बराबरी की बात करता है, लेकिन वो तर्क संगत वर्गीकरण मतलब रैशनल क्लासिफिकेशन की इजाजत भी देता है। तर्क संगत वर्गीकरण मतलब ग्रुप्स बनाना? हाँ, अगर ग्रुप बनाने का कोई वाजिब आधार हो और उसका कानून के मकसद से सीधा लेना देना हो, मतलब नेक्सस हो। लेकिन क्या यहाँ ऐसा था? ईमानदार टैक्स पेयर और काला धन रखने वाले, क्या ये वर्गीकरण उस मकसद के लिए तर्कसंगत माना जा सकता है? यहाँ तो फायदा उन्हें मिल रहा था जिन्होंने कानून तोड़ा था। यही कोर्ट का नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि वर्गीकरण का आधार कानून के मकसद से जुड़ा होना चाहिए। मकसद क्या था? काले धन को बाहर लाना। हाँ। तो इस खास मकसद के लिए काला धन रखने वालों का एक अलग ग्रुप बनाना और उन्हें कुछ रियायतें देना ताकि वो पैसा बाहर आए, इसे कोर्ट ने तर्कसंगत माना। अच्छा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि देखिए, आर्थिक मामलों में पॉलिसी बनाने में विधायिका मतलब पार्लियामेंट या सरकार को ज्यादा छूट होती है। कोर्ट का काम ये देखना नहीं है कि पॉलिसी कितनी अच्छी है या नैतिक है। कोर्ट का काम है ये देखना कि वो संविधान के दायरे में है या नहीं। ये बहुत अहम बात है कि आर्थिक नीति में विधायिका को ज्यादा स्पेस मिलता है। तो आखिर में फैसला क्या हुआ? कोर्ट ने विशेष वाहक बॉन्ड्स एक्ट 1981 को संवैधानिक माना, कहा कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता। याचिका खारिज कर दी गई। और इस फैसले से कुछ बड़े सिद्धांत भी निकले होंगे, खासकर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर को लेकर। बिल्कुल, 3 मुख्य बातें साफ हुई। पहली, आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर संसद की कानून बनाने की पावर जैसी ही है। ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं, लेजिस्लेटिव पावर है। अच्छा, मतलब कानून बनाने जैसी ही ताकत। हाँ। दूसरी बात,
ऑर्डिनेंस को भी उन्हीं ग्राउंड्स पर चैलेंज किया जा सकता है जिन पर संसद के बनाए कानून को, न कम न ज्यादा। ठीक है। और तीसरी बात, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स कानूनों समेत किसी भी ऐसे विषय पर कानून बना सकते हैं जिस पर संसद कानून बना सकती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से हम क्या समझे, क्या टेक अवे है? देखिए, ये केस हमें दिखाता है कि सरकारें कैसे मुश्किल आर्थिक हालात से निपटने के लिए कभी-कभी थोड़े अलग तरह के कानूनी रास्ते अपनाती हैं, और फिर हमारी न्यायपालिका, हमारा कोर्ट सिस्टम कैसे उन कदमों को संविधान, खासकर फंडामेंटल राइट्स की कसौटी पर परखता है। और इसने प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर को भी काफी हद तक स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल, उसकी प्रकृति और सीमाएं साफ हो गईं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या कभी देश की जो तात्कालिक ज़रूरतें होती हैं वो इतनी भारी पड़ सकती हैं कि बराबरी जैसे जो हमारे बुनियादी संवैधानिक मूल्य हैं वो थोड़े पीछे रह जाएं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और जो लॉन्ग टर्म संवैधानिक वैल्यूज हैं उनके बीच संतुलन कैसे बने, ये सवाल हमेशा रहेगा। निश्चित रूप से। और इसी संतुलन को बनाए रखना ही शायद गवर्नेंस और जस्टिस सिस्टम का असली काम है। इस पर सोचते रहना जरूरी है। बिल्कुल सही।